बजट 2022 की समीक्षा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हर बजट के निर्माण की कुछ पृष्ठभूमि होती है और इस बजट को समझने के लिए भी वो पृष्ठभूमि समझनी ज़रूरी है। पिछले कई दशकों से पिछली हर सरकार के समक्ष कुछ मुख्य चुनौतियां थीं, जैसे कि देश में मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था, कर आधार यानी टैक्स बेस सीमित था, अर्थव्यवस्था में निर्दिष्टीकरण अथवा फॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का अभाव था, निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन गतिहीन हो रखे थे। भारतीय अर्थव्यवस्था मूलतः सेवा आधारित व्यवसायों पर आश्रित रही और इसलिए पिछली कई सरकारों ने इसको बदलने का प्रयास किया और अर्थव्यवस्था को मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड अथवा उत्पादन आधारित बनाने की कोशिश करी, पर वो इसमें सफल नहीं हो पाए। आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जिस अनुपात में होना चाहिए उतना कभी नहीं हुआ और इसका मूल कारण था कि सरकारों के पास राजस्व कम थे और निजी उद्योगों की भागीदारी के लिए सरकारों के पास कोई सफल सांचा या टेम्पलेट नहीं था। ऐसे में हर सरकार ने कुछ प्रयोग किए। 2014 के बाद इनमें से कई प्रयोग अत्यंत सफल होने चालू हो गए। 2016 में हमने हैम या हाइब्रिड एन्युटी मॉडल का प्रमोशन होते हुए देखा। ये प्रयोग बड़ा ही सफल हुआ और आज की तिथि में देश में आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में कई गुना वृद्धि देखी जा सकती है। आज देश के हर कोने में राजमार्ग और द्रुत मार्ग, जिसको कि हम एक्सप्रेसवे भी कहते हैं, अपने पैर पसार रहे हैं। 2017 में जीएसटी को उतारा गया, जिसके चलते अर्थव्यवस्था का निर्दिष्टीकरण कई गुना बढ़ा। उसी तरीके से निगमित कर दरों की कमी, कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स के रिडक्शन तथा पीएलआई स्कीम के प्रमोशन से देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में घातीय एक्सपोनेंशियल वृद्धि हुई। 2018 में आई आयुष्मान भारत योजना ने देश के 50 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाया तथा मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ किया। पिछले 2 साल में कोविड की मार की वजह से सरकार के सामने और भी कई चुनौतियां खड़ी हो गई, लेकिन फिर भी सरकार को इस बात का एहसास है कि उसकी लाई योजनाएं सफल हो रही हैं और ऐसे में ये ज़रूरी था कि उनमें कोई बड़ा फेरबदल ना किया जाए। बजट 2022 को इस पृष्ठभूमि में देखना और समझना ज़रूरी है। जैसे कि क्रिकेट में एक जमा हुआ बल्लेबाज गैर जिम्मेदार शॉट नहीं खेलता, उसकी नज़र बॉल पर बनी रहती है, वैसे ही निर्मला जी ने इस बजट में कोई भी लोक लुभावन घोषणाएं नहीं करी। इसके लिए निर्मला जी और मोदी सरकार बधाई के पात्र हैं। वो जानते हैं कि बहुत कठोर परिश्रम से अर्थव्यवस्था को एक ठोस आधार मिला है और वो इस अवसर को व्यर्थ में गंवाना नहीं चाहते हैं। कोविड के चलते रोजगार के अवसर कम हुए हैं तथा वित्तीय घाटा 3.5% से बढ़कर 6.9% तक पहुंच गया। निजी क्षेत्र अभी भी कोविड का असर झेल रहा है। ऐसे में ज़रूरी था कि सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश कर उसको एक दिशा दे। 35% पूंजीगत व्यय या कैपेक्स में बढ़ोतरी कर सरकार ने यह भूमिका बखूबी निभाई है। गति शक्ति से आधारिक संरचना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश की गई है। स्वस्थ भारत योजना से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्वास्थ्य सेवा को सुदृढ़ किया जाएगा। पीएलआई स्कीम जो पहले ही बहुत सफल थी, उसको अब सोलर पैनल्स के उत्पादन के लिए भी लागू कर दिया गया है। सरकार ने एक तरफ जहां चालू योजनाओं में निवेश बढ़ाया है, वहीं हमें कुछ नई योजनाओं का रेखाचित्र भी देखने को मिलता है। भूमि अभिलेख का डिजिटीकरण, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स भारत में संपत्ति बेचने और खरीदने में एक नई तरीके की आसानी और क्रांति ला सकते हैं। व्यक्तिगत तौर पर मुझे यह इस बजट की सबसे मनभावन बात लगी। बजट से वेतनभोगी वर्ग को कर दर में कमी की उम्मीद थी, पर मुझे लगता है कि 6.9% वित्तीय घाटे के चलते यह अभी हो पाना मुश्किल था। मुझे आने वाले सालों में जीएसटी की दरों में सरलीकरण होने की आशा है
पर वह प्रयोग बजट के बाहर होगा। हमने इस समीक्षा की शुरुआत देश के सामने खड़ी चुनौतियों से करी। मुझे लगता है कि ऐसी 3 क्षेत्र हैं जहां नीतियों को पैना करने की गुंजाइश है। सरकार ने शिक्षा के लिए डिजिटल चैनल की शुरुआत करने की बात करी है, जो एक सकारात्मक कदम है, किंतु सरकार को इस क्षेत्र में भौतिक आधारभूत ढांचा भी उसी स्तर पर खड़ा करना होगा जैसे कि उसने आयुष्मान भारत या डिजिटल इंडिया के लिए किया है। दूसरा एक क्षेत्र जहां सरकार को उतनी सफलता नहीं मिली है वो है स्मार्ट सिटीज़। सरकार ने इस बार कुछ नए प्रयोग किए हैं और अमृत मिशन से छोटे शहरों को भौतिक आधारभूत ढांचा देने की बात करी है, पर क्या ये पर्याप्त होगा, ये आने वाला समय बताएगा। एक क्षेत्र जहां सरकार को गहरा मंथन करना है वो है प्रदूषण। वायु प्रदूषण से सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो रखा है। सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया है, किंतु इस समस्या की जड़ और भी गहरी है और सरकार को इस पर पुरजोर प्रयास करने होंगे। वह बजट के बाहर भी हो सकता है, पर सरकार इस मंच से अपनी सोच और दिशा साझा कर सकती थी। कुल मिलाकर कोविड के चलते जो देश और वैश्विक परिस्थितियां हैं, उसमें यह अत्यंत सुलझा हुआ, सकारात्मक और दूरदर्शी बजट है और इसके लिए निर्मला जी और